वक्फ पर पश्चिम बंगाल में विरोध का बारूदी मॉडल काम कर रहा है। जो शांति की बात कर रहे थे, आज वही पश्चिम बंगाल में हिंसा की आग भड़का चुके हैं। लेकिन ममता सरकार और ऐसे के साथ साथ ममता सरकार की पुलिस उपद्रवियों के सामने बेहद बेबस नजर आ रही है। लेकिन ये आग बंगाल से निकलकर कहीं उत्तर प्रदेश ना पहुंच जाए, इस पर खुद योगी आदित्यनाथ की पैनी नजर है। सीएम योगी वार्निंग दे चुके हैं, चाहे शांतिपूर्ण हो या फिर कुछ और, वक्फ के नाम यूपी में विरोध प्रदर्शन की तो यहां रत्ती भर भी इसकी इजाजत नहीं मिल सकती है। योगी आदित्यनाथ के हवन पूजन की तस्वीर बेशक पुरानी हो, लेकिन इरादा अडिग है। बंगाल में हिंसा का बारूदी मॉडल कुछ इसी तरह यूपी में स्वाहा होने वाला है। योगी आदित्यनाथ पहले ही शांति दूतों के डाउट क्लियर कर चुके हैं। जहां जहां वक्फ की अवैध संपत्ति होगी, उसे कब्जा मुक्त करवाया जाएगा और उन जमीनों पर गरीबों के आशियाने, स्कूल, कॉलेज बनाए जाएंगे। बावजूद इस फैसले के खिलाफ भू माफियाओं को बचाने के लिए किसी ने विरोध प्रदर्शन की कोशिश की। यूपी में बंगाल मॉडल की जुर्रत की तो अंजाम बुरा होगा। ऐसे में 2 दिन बाद जुमे की नमाज से पहले पुलिस अलर्ट है। मस्जिदों के आसपास सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। ड्रोन और सीसीटीवी से लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। दंगा निरोधक दस्ता भी हाई अलर्ट पर है। यूपी में ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि पश्चिम बंगाल में वक्फ को लेकर हालात तनावपूर्ण है। एक दिन पहले जो तस्वीर मुर्शिदाबाद या फिर पश्चिम बंगाल के बाकी शहरों से आई, वो बेहद भीषण है। ममता सरकार खामोश है, लेकिन योगी आदित्यनाथ चुप बैठने वालों में से नहीं है। यूपी में विरोध की चिंगारी ना भड़क पाए, इसके पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और देखिए, देश में वक्फ का नया कानून लागू हो चुका है। नए संशोधन का मकसद वक्फ संपत्तियों को ट्रांसपेरेंट और रिस्पॉन्सिव बनाना है। लेकिन इस कानून के खिलाफ अब भी कुछ मुस्लिम संगठन लगातार विरोध में है। वक्फ बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध का ऐलान कर दिया है और ये विरोध प्रदर्शन 10 अप्रैल से शुरू होगा और 7 जुलाई तक चलेगा। इसी के साथ साथ इस दौरान सड़कों पर मानव चेन बनाने का भी प्लान है। मुस्लिम संगठन का ऐलान सड़कों पर घमासान मचाने के लिए है। जो तस्वीर पिछले जुमे के दौरान पश्चिम बंगाल और गुजरात से आई थी, कुछ वैसी ही प्लानिंग देश भर के शहरों में है। इसके लिए पर्सनल लॉ बोर्ड ने भड़काऊ एजेंडा सेट कर दिया है। शहर शहर धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। जुमे की नमाज के बाद मानव चैन बनाने की प्लानिंग है। प्रदर्शनकारियों से गिरफ्तारी देने की अपील की गई है। फैक्ट्री, ऑफिस में ब्लैकआउट करने का भी प्लान है। ये सब इसलिए हो रहा है ताकि वक्फ कानून के खिलाफ देश में अशांति फैलाई जा सके। बिल्कुल करेंगे, इकट्ठा होकर करेंगे। आपने बंगाल में देखा, बंगाल में बवाल हो गया, आग लगा दी गई। यहाँ भी वही होगा। बंगाल में तो आगजनी हो गई, दंगे फसाद हुए। यहाँ तो वहाँ होगा, यहाँ ऐसा होगा तो यहाँ भी होएगा। नहीं मानेगी सरकार। क्या विरोध के लिए बुलाया जाता है तो आप लोग जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जितना हो सकेगा हम अपनी तरफ से बिल्कुल जाएंगे और इसके लिए जो हम कर सकते हैं अपनी तरफ से करेंगे। आपके पास कोई उनका प्लान आया है क्या, विरोध का प्लान की किस तरीके से? अभी तक नहीं आया, लेकिन आएगा तो उस पर फॉलो करेंगे। अच्छा, और धरना के लिए बुलाते हैं? जाएंगे। भाईजान मौलाना आक्रामक हो चुके हैं। वक्फ कानून के खिलाफ बवाल करने की धमकी दे रहे हैं और कल से देश भर में विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बनने वाले हैं। वक्फ पर कल जो होगा सो होगा, लेकिन बंगाल का मुर्शिदाबाद तो आज भी बवाल की आग में जलता हुआ नजर आया, जहां से पथराव और आगजनी की तस्वीरें सामने आई है। रिपोर्ट देखिए। बवाल की आग बंगाल के मुर्शिदाबाद से उठी है। कल जिसकी लपटें दिख रही थीं, आज वहीं धुआं है। विरोध की चिंगारी पत्थरबाजी की शक्ल में पुलिस पर बरस रही है। नेताओं को क्या, चाहे इधर से पत्थर चले या उधर से आग लगे, झेलती तो पुलिस और आम आदमी है। ये तस्वीरें सुती के अजगरपारा इलाके की हैं। वक्फ विरोध के नाम पर पहले सड़क जाम की गई, फिर सड़क पर टायर जलाकर विरोध की आग लगाई। जब इतने से भी मन नहीं भरा तो पुलिस पर पत्थर बरसा दिए। विरोध के नाम पर बवाल करने वालों को पुलिस ने डंडे के दम पर खदेड़ा तो, लेकिन इलाके में तनाव जैसे हालात बन गए। और देखिए, चुनावी मौसम में 33% मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए ममता बनर्जी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने दावा किया कि वक्फ कानून मुस्लिमों के खिलाफ है और इसे पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया जाएगा। आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वक्फ प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए, बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। इसी के साथ ममता बनर्जी ने वक्फ कानून पर पूरी पिक्चर क्लियर कर दी और बता दिया, वक्फ कानून पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया जाएगा।
उन्होंने कहा है, जब तक पश्चिम बंगाल में ममता दीदी है, मुस्लिम समुदाय की संपत्ति की रक्षा करेगी। हमारा इधर में 33% माइनॉरिटीज है, तो हम क्या करेगा? उसको निकाल देगा? कैसे निकाल सकते हैं? ये तो आज नहीं, आजादी का टाइम से है। हालांकि मौसम चुनावी है, ऐसे में ममता बनर्जी ने इस मजहबी सियासी एजेंडे को बैलेंस करने की भी कोशिश की और बताया सभी को साथ लेकर चलना है, चाहे कोई गोली ही क्यों न मार दे। हमको कहते हैं आप क्यों हर धर्म का जगह में जाता है? हम कहा है, हम जिंदगी भर जाएगा और जाते रहेंगे। अगर तुम गोली मार के मार भी दो। उत्तराखंड में वक्फ संपत्तियों को लेकर कार्रवाई और तेज हो गई है। वक्फ बिल पास होने के बाद सीएम धामी भी यहां एक्शन में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब साफ कर दिया है कि प्रदेश में वक्फ की संपत्तियों का सर्वे किया जाएगा, इन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी जांच के बाद उत्तराखंड में वक्फ संपत्तियों की भी असल तस्वीर सामने आएगी। उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड की कुल 5,362 संपत्तियां दर्ज हैं। आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा हरिद्वार में 1,926 संपत्तियां दर्ज हैं। देहरादून में 1,715, ऊधम सिंह नगर में 939, नैनीताल में 452 वक्फ की संपत्तियां दर्ज हैं। पौड़ी गढ़वाल में 128, चंपावत में 60, अल्मोड़ा में 94, टिहरी में 17, बागेश्वर में 13, पिथौरागढ़ में 12 वक्फ संपत्तियां दर्ज हैं। इनमें से कई संपत्तियों पर अतिक्रमण, भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोप लगते रहे हैं। सीएम धामी के आदेश के बाद सभी संपत्तियों का सर्वे किया जाएगा। नहीं, हम इसकी जांच करवाएंगे और वक्फ संशोधन ये देश के हित में है। उत्तराखंड में ही जब उत्तराखंड राज्य बना था तो ये प्रॉपर्टियां कुछ हजारों में थी, आज ये कई हजारों में हो गई हैं और ये कानून आने के बाद निश्चित रूप से जो है इनका ठीक प्रकार से समायोजन हो पाएगा। सीएम धामी ने साफ कर दिया है कि बोर्ड से बाहर आने वाली संपत्तियों को जनहित के कार्य में लगाया जाएगा। प्रॉपर्टियां जो आज गलत तरीके से इकट्ठी की गई है वो सब के सब जो है हमारे विकास के कामों में आएंगे, अन्य सामाजिक कार्यों में आएंगे। उत्तराखंड में सरकार लगातार अवैध मदरसों और अवैध मज़ारों पर कार्रवाई कर रही है। सीएम धामी के बयान के बाद अब वक्फ की जमीन पर कब्जा जमाए माफियाओं की नींद उड़ गई है। वक्फ से शुरू हुई जम्मू कश्मीर विधानसभा की लड़ाई अब सदन से सड़क तक आ गई और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये भी आपको बताते हैं। देखिए, आज की तस्वीरें देखकर विधानसभा और इसी के साथ साथ जो WWE का रिंग है वो उसमें कोई भी अलग नजर तस्वीर नहीं आई। इस अखाड़े में 3 पहलवान हैं। पहला जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के इकलौते विधायक महराज मलिक, तो वहीं दूसरे पीडीपी के विधायक वहीद पारा और तीसरे बीजेपी के विधायक। शुरुआत पीडीपी और आम आदमी पार्टी के जो विधायक है उनके बीच हुई, लेकिन दंगल में पीडीपी को हारते हुए देख बीजेपी भी कूद पड़ी और इस दौरान आप विधायक से यहां धक्का मुक्की, हमला, मारपीट जैसी बातें सामने आई, जो कि पहले सदन के अंदर धक्का मुक्की हुई, उनका ये बड़ा आरोप था। फिर सदन के बाहर भी मीडिया के सामने महराज मलिक पर हमला हो गया। सबसे शर्म की बात तो ये है कि लोकतंत्र की चौखट पर नेता गली के गुंडों की मानिंद लड़ रहे थे। लोकतंत्र का मजाक चौथे स्तंभ के सामने हो रहा था और दूसरा स्तंभ यानी पुलिस प्रशासन तमाशा देख रहा था। इनका और इतने लोगों को आने की क्या जरूरत? गुंडा महराज को डराएंगे, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। क्या ये राजनीति का स्याह चेहरा है या फिर सत्ता की भूख ने इसे अखाड़े में बदल दिया है? कश्मीर ही क्यों, पूरे भारत के लोग ये जानना चाहते हैं। ये आदमी बाहर का गुंडा है, क्या चीज है? मुफ्ती साहिब मरा है, मुफ्ती साहिब मरा है, उसे कौम के साथ गद्दारी की है, तुमने भाजपा के साथ गद्दारी की है। जैसे ही आम आदमी पार्टी के विधायक ने शब्दों की मर्यादा लांघी, बीजेपी विधायकों के सब्र का बांध टूट गया। और फिर अंजाम वो हुआ जो लोकतंत्र पर एक काला धब्बा है। पिछले 3 दिन में जिस तरह जम्मू विधानसभा में गदर कटा, उसने बार बार सदन की गरिमा को तार तार किया। पहले दिन बिल फाड़ा, दूसरे दिन धक्का मुक्की हुई और तीसरे दिन तो मारपीट पर उतर आए। भला कि कोई कुछ सफाई दे, ये कलंक यूं तो नहीं मिटने वाला। इसने गौ माता के साथ गलत किया और रोज हिंदुओं को गाली देता था। और मैंने कल भी मीडिया वालों को बोला था इसको फालतू, इसको माइलेज मत दो, ये बकवास कर रहा है, लेकिन इसने रोज का यही काम बना लिया था।
सवाल ये भी है कि मुस्लिमों के कथित हितैषी दल क्या इस तरह वक्फ पर चर्चा करेंगे या फिर चर्चा को टरकाने का काम करेंगे, जैसे पिछले 3 दिनों से हो रहा है। राजधानी दिल्ली में मछली जल की रानी नहीं है, बल्कि मछली अब सियासत की रानी बन चुकी है। विवाद मछली बाजार को लेकर यहाँ पर छिड़ा है और लड़ाई भी मछली मार्केट की तरह ही हो रही है। टीएमसी के सांसद महुआ मित्रा ने वायरल हो रहे एक वीडियो की निंदा की, जिसमें मछली बाजारों को लेकर सवाल उठाए गए, जिस पर बीजेपी की तरफ से अब तीखी प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी के नेता ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि राजनीतिक साजिश ये पूरा का पूरा है। ये वही विवादित वीडियो है जिसे महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर जारी किया है। वीडियो के कंटेंट पर सवाल उठाए हैं और आरोप लगाया है कि चितरंजन पार्क में गुंडागर्दी हो रही है, फिश मार्केट बंद करने की धमकी दी गई। मंदिर के साथ जो चीज हो रही है ना, वो कहीं ना कहीं हमें सभी सनातनियों को ठेस पहुंचा रही है। कहते हैं इस बात में दिक्कत है तो मुझे बता दो। डीडीए की भी चूड़ियां कसी जाएगी, डीडीए कोई ऐसे भाग नहीं सकता। अब इसी वायरल वीडियो पर सियासत शुरू हो चुकी है। I think everybody has seen the horrifying visuals of the lumpen BJP goons threatening the Bengali shopkeepers of Chittaranjan Park in the heart of Delhi. Chittaranjan Park is a Bengali colony. एक गुमनाम वीडियो जिसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं थी, महुआ मित्रा उसको ट्वीट करती हैं और सनसनी फैलाने की कोशिश करती। बीजेपी टीएमसी की तरफ से जारी वीडियो को फेक बता रही है, लेकिन स्थानीय दुकानदार धमकी देने का दावा कर रहे हैं। उसके बाद बोल रहे हैं यहाँ पे हम लोग आके, अगर ये मार्केट बंद नहीं होगा तो हम लोग यहाँ पे आके हनुमान चालीसा पढ़वाएंगे, ये बात बोल के वो अपना वीडियो करके चला गया। तो इसके बाद दूसरा बार भी आया था, दूसरा बार आके वही बात दौड़ा रहा है। यूपी में यूं तो चुनाव अभी 2 साल दूर है, लेकिन सियासी गोटियां अभी से बिछ गई हैं। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये भी आपको समझाते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी ने चुनावी रणनीति के तहत सभी धर्मों को जोड़ने की पहल शुरू कर दी है। इसी कड़ी में अखिलेश यादव सभी धर्मों को यहां पर जोड़ने के साथ साथ धर्म गुरुओं से भी मुलाकात कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को नाम दिया गया है आओ गले मिले। ये तो अखिलेश यादव की सभी धर्म गुरुओं के साथ पुरानी तस्वीरें भी मिल जाएंगी, लेकिन इस बार जो मुलाकात है वो प्योर सियासी है। कैसे, जरा ये कहानी भी समझ लेते हैं। सियासी दफ्तर में सभी धर्मों का ये संगम है भले सियासी, लेकिन पहल काबिले तारीफ। वो द्वार जब हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाया जा रहा है, जब एक के खिलाफ दूसरे को उकसाया जा रहा है, तब ऐसी सियासत का संकल्प कोई कर सकता है तो वो अखिलेश ही है, इसमें कोई शक नहीं। 2027 इलेक्शन आने से पहले ये मैसेज भी दिया जा रहा है कि सभी धर्मों का सम्मान समाजवादी पार्टी करती है और सभी का वोट साधने की बात जो समाजवादी पार्टी कर रही है उसको अलग कहीं ना कहीं पाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में दिखाते पीछे जो यहाँ पर स्टेज बनाया गया है जिसमें लिखा हुआ आओ गले मिले, होली ईद सद्भाव मिलन समारोह का एक नारा दिया गया। अखिलेश यादव 27 की तैयारियों में जुट गए हैं और ये तस्वीरें बीजेपी के हिंदुत्व की काट के तौर पर पेश की जा रही हैं, क्योंकि यूपी में ब्रांड योगी के आगे दूसरा हर मॉडल बेअसर रहा है। हिंदुत्व के पोस्टर बॉय योगी को अब अखिलेश इन्हीं तस्वीरों और पहल से पटखनी देने की तैयारी में है, लेकिन धर्म गुरुओं को इस पर डाउट है। तो ये काम तो देखिए अच्छा है, लेकिन नियत साफ होनी चाहिए। अखिलेश यादव केवल एक धर्म पर विशेष ध्यान देते हैं, मुसलमान भाइयों का हित चाहते, हिंदू का हित नहीं चाहते, और हिंदू और मुस्लिम में केवल दंगा और लड़ाई और समाज में एकता का भाव नष्ट करना चाहते हैं। यानी अखिलेश सियासत की जो मिसाल पेश कर बेमिसाल जीत हासिल करना चाहते हैं, उसकी शुरुआत उन्हें धर्मगुरुओं से गले मिलकर नहीं, बल्कि उनका विश्वास जीतकर करनी चाहिए। शायद तब कहानी कुछ और हो। और देखिए, जब शहर सियासी पोस्टरों से भर जाए तब समझ लेना चाहिए कि चुनाव आ गए हैं। पटना की सड़कें भी इस वक्त ऐसे ही पोस्टरों से पटी पड़ी है, लेकिन एक पोस्टर की खूब चर्चा हो रही है। वो पोस्टर जिसके जरिए कुर्सी पर बैठे नीतीश कुमार को टारगेट किया जा रहा है। कुर्सी है, कुर्सी पर नीतीश कुमार हैं और वादों की आग में मुद्दे जल रहे हैं। यानी सब चला जाए, बस कुर्सी ना जाए। ये पटना की सड़कों पर लगे पोस्टर कह रहे हैं, हम नहीं। पटना में चुनावी माहौल को गर्म करता पोस्टर वार अब उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां तंज से ज्यादा सियासी रंज नजर आ रही है। नीतीश कुमार को टारगेट कर लगा ये पोस्टर भी यही कहता है। पटना के पोस्टर वार में टारगेट सिर्फ नीतीश नहीं, बल्कि पास में ही दूसरा पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर का सेंटर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। जरा इसे भी देख लीजिए। तेजस्वी की लल्लन टॉप तस्वीर के ठीक नीचे जनता को फटाहल दिखाकर आरजेडी जो इमोशनल गेम खेल रही है, उसका टारगेट जाहिर सी बात है कि विधानसभा चुनाव है।
चुनाव भले ही लोकल है, लेकिन मुद्दे इंटरनेशनल उठाए गए हैं, जिसमें अमेरिकी टैरिफ से लेकर पेट्रोल डीजल और जीएसटी को भी मुद्दा बनाया गया है। कुल मिलाकर कुर्सी वाले पोस्टर के जरिए आरजेडी कुर्सी की लड़ाई में कूद गई है और जनता कह रही है कि सब कुर्सी का चक्कर है बाबू भैया। केंद्र सरकार ने आधार कार्ड के इस्तेमाल को लेकर अब एक बहुत बड़ा फैसला किया है। अब होटल, एयरपोर्ट या ट्रेन टिकट वेरिफिकेशन के दौरान आपको आधार कार्ड की फिजिकल कॉपी देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को नए आधार ऐप की घोषणा की है और इस ऐप के जरिए QR कोड स्कैन करके तुरंत आपकी पहचान जो है वो सत्यापित की जा सकेगी। केंद्र सरकार का बड़ा दावा है कि इस तकनीक और डिजिटल सशक्तिकरण की वजह से इस दिशा में एक बड़ा कदम है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस ऐप का वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि QR कोड स्कैन करते ही डिटेल आ जाती है। इसके बाद फेस ऑथेंटिकेशन किया जाता है और जैसे ही ऐप पर डिटेल वेरीफाई होगी, सारी जानकारी स्क्रीन पर आ जाएगी। लेकिन इसके लिए यूजर्स को सबसे पहले अपने फोन पर आधार ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके बाद यूजर ऐप में लॉगिन करेंगे और एक यूनिक QR कोड जनरेट होगा। फिर जहां भी आधार वेरिफिकेशन की जरूरत होगी, वहां इस QR कोड को स्कैन करके और फेशियल ऑथेंटिकेशन के बाद पहचान की पुष्टि हो जाएगी। ये आधार ऐप मौजूदा एम-आधार ऐप से अलग होगा। होम लोन, कार लोन या किसी भी तरह का लोन लेने वाले लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती कर दी है। आरबीआई के इस फैसले के बाद आने वाले दिनों में लोन सस्ते हो सकते हैं और आपकी EMI भी घटेगी। वहीं लगातार दूसरी बार रेपो रेट में कटौती की गई है और इससे पहले फरवरी में भी रेपो रेट में 0.25% की कटौती की गई थी। आज की कटौती के साथ ही अब रेपो रेट 0.25% घटाकर 6% कर दिया गया है। नए वित्त वर्ष में आरबीआई की पहली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग में ये राहत भरा फैसला लिया गया है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि रेपो रेट से लोन कैसे सस्ता होता है। इसे आसान भाषा में समझें तो जिस तरह आम आदमी बैंक से लोन लेता है, ठीक वैसे ही देश के सभी बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं। जिस दर पर आरबीआई बैंकों को लोन देता है, उसे रेपो रेट कहते हैं। मतलब ये कि रेपो रेट वो दर होती है जिस पर आरबीआई बैंकों को लोन देता है। रेपो रेट घटने के बाद बैंक भी हाउसिंग और ऑटो लोन्स पर ब्याज दरें घटाते हैं। इसके कम होने से होम लोन, पर्सनल लोन और कार लोन की किस्त की रकम कम होती है। अगर रेपो रेट बढ़ता है तो इसका मतलब है बैंक से आपको लोन महंगे ब्याज दर पर मिलेगा। आपके लिए अच्छा तब रहेगा जब बैंकों को कम ब्याज दर पर लोन मिले। यानी रेपो रेट जितना कम, उतना देश की आम जनता को फायदा होता है। LOC पर भारतीय सेना ने ऐसी हुंकार भरी है कि पाकिस्तान अब गिड़गिड़ाने लगा है। आलम यह है कि अब वो मीटिंग चिल्ला रहा है। भारत के खिलाफ हमेशा जहर उगलने वाला पाक अब उसकी जो आर्मी है उसकी ओर से फ्लैग मीट की रिक्वेस्ट कर दी गई है। दरअसल पाकिस्तान के दिल में ये जो भाईचारा और प्यार उमड़ आया है, उसकी वजह भी है। क्योंकि सीज फायर के उल्लंघन के बाद भारतीय सेना के शूरवीरों ने पाकिस्तानी घुसपैठियों की कमर तोड़ दी है। बॉर्डर पर भारतीय सेना पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। इंडियन आर्मी के जबरदस्त एक्शन से फरवरी से अब तक पाक के 10 से ज्यादा जवान मारे जा चुके हैं, जिसमें पाक सेना के ऑफिसर्स भी शामिल हैं। इस जबरदस्त प्रहार का असर ये हुआ कि पाक आर्मी की ओर से फ्लैग मीट की रिक्वेस्ट की गई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में गुरुवार को सुबह से दोपहर तक ये अहम बैठक होगी, जिसमें सीज फायर उल्लंघन और समाधान को लेकर चर्चा की जाएगी। दरअसल बीते दिनों बॉर्डर पर बढ़ती घटनाओं को देखते हुए पाकिस्तान डरा हुआ है। LOC पर दोनों देशों में तनाव का आलम इस लेवल तक हाई है कि इस बार ईद की मिठाइयां भी एक्सचेंज नहीं की गईं। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के कई जवान जहन्नुम जा चुके और उसकी दहशत का आलम ये है कि अब वो सुलह समझौते की बात कर रहा है और भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है। यूपी से शुरू हुआ बुलडोजर एक्शन अब कई राज्यों में लगातार गरज रहा है। राजस्थान के जयपुर में भी प्रशासन का पीला पंजा चला है। यहाँ खातीपुरा तिराहे पर अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हुआ है और किसी के दुकान के अवैध हिस्से को तोड़ा गया तो किसी शोरूम के छज्जे को मलबे में तब्दील कर दिया गया। जेडीएस ने सिरसी रोड पर 2.5 किलोमीटर के इलाके में अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई शुरू की। किसी के मकान के अवैध हिस्से को जमींदोज कर दिया गया। इस दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। आपको बता दें कि जयपुर में झारखंड मोड़ से खातीपुरा तिराहे तक सड़क को 160 फीट चौड़ा किया जाना है, जिसके तहत करीब 274 अवैध निर्माणों पर एक्शन होगा। रोड सीमा में जो निर्माण है, जो अवैध निर्माण है, अतिक्रमण है, उनको जेडीए द्वारा हटाने की कार्रवाई की जा रही है। माननीय उच्च न्यायालय के डायरेक्शन है, उसमें ये कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। करीब 12 घंटे के बाद मुंबई हमले का गुनहगार तहव्वुर राणा अपने गुनाहों की सजा को भुगतने के लिए भारत आ रहा है।
भारतीय सुरक्षा एजेंसियां उसे स्पेशल विमान से अमेरिका से भारत लेकर आ रही हैं। 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को अमेरिका से प्रत्यर्पित करके बुधवार को भारत लाया जाएगा। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने तहव्वुर राणा की भारत प्रत्यर्पण रोकने की जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया है और उसे भारत लाने का रास्ता अब बिल्कुल साफ हो गया है। सूत्रों की माने तो तहव्वुर राणा को अमेरिकी आर्मी के स्पेशल विमान से लाया जा रहा है। जांच एजेंसी एनआईए और खुफिया एजेंसी रॉ की जॉइंट टीम तहव्वुर को लेकर रवाना हुई है। वो कल सुबह दिल्ली लैंड करेगा, यानी भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी तहव्वुर राणा गुरुवार सुबह भारत की सरजमी पर होगा, अपने गुनाहों के हिसाब के लिए मौजूद रहेगा। मुझे खुशी इस बात की है कि अमेरिका से लाया जा रहा। अगर ये ब्रिटेन में होता तो वो तो बड़ी बड़ी कहानियां सुनाती, जी हमारा ये कानून है, वो कानून नहीं भेज सकते। और अगर डस्टबिन ट्रूडो के कनाडा में होता, वो तो बहुत मोहब्बत करता है जिहादियों से, तो वो तो कभी भी ना भेजता। लेकिन अमेरिका क्योंकि वहां पे 9/11 हुआ था, वो खुद तंग आ चुके हैं इस व्यक्ति से, इसको वापस हमारे पास भेज रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक आतंकी तहव्वुर राणा के सरेंडर वारंट पर कार्रवाई हो चुकी है। अमेरिका से प्रत्यर्पण के बाद भारत में तहव्वुर राणा पर मुकदमा चलेगा। भारत सरकार ने अमेरिका को राणा की सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। इससे पहले तहव्वुर राणा ने अमेरिका की अदालत में प्रत्यर्पण पर रोक की अर्जी भी लगाई थी, लेकिन प्रत्यर्पण पर रोक की याचिका अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। आतंकी तहव्वुर राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है। वो पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का सक्रिय सदस्य रहा है। उसने आतंकी डेविड हेडली को यात्रा दस्तावेज मुहैया कराने में अहम भूमिका निभाई थी। आतंकी डेविड हेडली ने मुंबई में उन जगहों की रेकी की थी जहां बाद में 26/11 का हमला हुआ था, जिसमें 6 अमेरिकियों सहित 164 लोग मारे गए थे। लेकिन अब मुंबई हमले के गुनहगार का पूरा हिसाब होगा। और अब बात उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में मौजूद उस मस्जिद की जिस पर प्रशासन का बुलडोजर चलने वाला है, क्योंकि अवैध मस्जिद को हटाने का अल्टीमेटम खत्म हो चुका है। इसलिए प्रशासन के एक्शन से पहले ही मस्जिद कमेटी ने खुद ही यहां पर सामान हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मस्जिद के अंदर लगे पंखों को उतारा जा रहा है। अंदर रखे धार्मिक पुस्तकों और सामानों को भी हटाया जा रहा है। यही नहीं, मस्जिद में जो लाउडस्पीकर लगा था उसे भी उतार लिया गया है, क्योंकि सरकारी जमीन पर बनी इस अवैध मस्जिद को हटाने के लिए प्रशासन ने 8 अप्रैल तक का समय दिया था। लेकिन अल्टीमेटम पूरा होने के बाद अब बुलडोजर एक्शन की तैयारी की जा रही है। इसलिए मस्जिद कमेटी के लोग मस्जिद से खुद ही सामान हटा रहे हैं। मस्जिद को खाली कराया जा रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ईदगाह के ठीक बगल में ये मस्जिद बनाई गई थी और आरोप ये था कि ये जो ज़मीन है ये सरकारी ज़मीन है, जिसके बाद इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट के बेदखली के आदेश के बाद प्रशासन ने यहाँ पर नोटिस चस्पा किया था। नोटिस के खिलाफ मस्जिद कमेटी की तरफ से तहसील में अपील दाखिल की गई है। अपील के निस्तारण के बाद ही बुलडोजर कार्रवाई होगी। 8 अप्रैल को अल्टीमेटम पूरा हो चुका है और अब कभी भी मस्जिद पर एक्शन हो सकता है। इसलिए मस्जिद कमेटी के लोग खुद ही मस्जिद को खाली कर रहे हैं। झारखंड के हजारीबाग में रामनवमी जुलूस शांति और उत्साह के साथ संपन्न हो गया। जुलूस में जमकर हथियारों का प्रदर्शन किया गया और जुलूस में हथियार के साथ प्रदर्शन करने वाले 1300 से ज्यादा लोग यहां जख्मी हुए हैं। हजारीबाग में ऐतिहासिक रामनवमी का जुलूस करीब 40 घंटे तक लगातार सड़कों पर रहा। 87 झांकी गुजरने में 40 घंटे का समय लगना खुद में यह बयां करता है कि राम भक्तों का जन सैलाब कितना होगा। एक ओर जहां ये जुलूस शांतिपूर्वक संपन्न हुआ तो रामनवमी में पारंपरिक हथियारों के साथ प्रदर्शन करने वाले अलग अलग झांकियों के 1300 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। अस्पतालों में लगातार घायलों की भीड़ पहुंच रही है। दरअसल हजारीबाग में हर साल रामनवमी पर ऐतिहासिक जुलूस निकाला जाता है। इस बार 7 अप्रैल से रामनवमी का जुलूस निकाला गया था। जुलूस में 5 लाख से ज्यादा राम भक्त शामिल हुए और ज्यादातर झांकियों में लोग अपने परंपरागत हथियार लेकर पहुंचे थे और झांकी के दौरान करतब दिखाते हैं। राम भक्तों की भीड़ के बीच करतब दिखाने के दौरान कई लोगों को चोटें आ जाती हैं और अब जुलूस खत्म होने के बाद लगातार अस्पतालों में घायल पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ यूपी पुलिस कहर बनकर लगातार टूट रही है। यूपी के फतेहपुर में ट्रिपल मर्डर केस में कुछ घंटों में ही पुलिस ने यहां बदमाशों का हाफ एनकाउंटर कर दिया। इतना ही नहीं, बदमाशों के अवैध निर्माण को भी यहां जमींदोज कर दिया गया। क्योंकि ये योगी फोर्स है और ये बदमाशों का फैसला ऑन द स्पॉट करती है। कल बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग से एक ही परिवार के 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस ने 2 आरोपियों का हाफ एनकाउंटर कर उन्हें गिरफ्तार किया। अब आरोपियों के अवैध निर्माण को मिट्टी में मिला दिया।
यूपी में योगी राज है और यहाँ अपराध करने वालों का यही अंजाम होता है। देखिए कैसे अपराधियों की अवैध प्रॉपर्टी को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। दरअसल वर्चस्व की लड़ाई को लेकर पूर्व प्रधान ने मौजूद प्रधान समेत उसके भाई और बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी है, जिसके बाद यूपी पुलिस आरोपियों की धरपकड़ के लिए तलाशी अभियान चलाया। देर रात हत्या के आरोपियों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस ने 2 आरोपियों का हाफ एनकाउंटर कर गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस फोर्स आज बुलडोजर के साथ आरोपी के गांव पहुंची, लेकिन इस दौरान ग्रामीणों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। इस हत्याकांड से पूरे गांव में तनाव है। इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। और अब हम आपको अजब एमपी का गजब हाल दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में एक पीजी कॉलेज में परीक्षा की कॉपियां प्रोफेसर नहीं बल्कि चपरासी जांच रहे और इसका एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में बेहद तल्लीनता से कॉपियां चेक कर रहे ये जो मान्यवर आपको नजर आ रहे हैं, इन्हें देखकर आप ये कतई ना समझिएगा कि ये कोई प्रोफेसर साहब या गुरुजी हैं। ये कोई गुरुजी नहीं बल्कि गुरु घंटाल हैं। पहले तो आप इनका पूरा परिचय जान लीजिए और उसके बाद इनका कारनामा भी देखिएगा। ये है पन्नालाल पुठारिया, जो शहीद भगत सिंह शासकीय पीजी कॉलेज में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, यानी कॉलेज में चपरासी। अब इनका कारनामा देखिए। इन्होंने कॉलेज की कॉपियां जांचने का ठेका पूरे 5000 में लिया है। चौंकिए मत, बस देखते जाइए। जानकारी के मुताबिक प्रोफेसर खुशबू पगारे की तबीयत खराब होने के कारण चपरासी पन्ना लाल पुठारिया को हिंदी की कॉपी जांचने का ठेका सौंपा गया और वो भी पूरे 5000 में। लेकिन जब वीडियो वायरल हुआ तो सबको सांप सूंघ गया और जब बेहोशी छूटी तो आनन फानन में जांच कराई गई। चपरासी पन्ना लाल पठारिया, प्रोफेसर खुशबू पगारे, कॉलेज के प्रिंसिपल और नोडल अधिकारी को निलंबित किया गया है। लेकिन सोचिए, जिनको खुद काला अक्षर भैंस बराबर हो, जब वो भविष्य की पीढ़ी के भविष्य का मूल्यांकन करने लगे तो फिर शिक्षा का स्तर क्या होगा। इश्क किसी और से और शादी किसी और से, यूं तो ऐसे रिश्तों की संख्या बहुत ज्यादा होगी, लेकिन मेरठ वाले नीले ड्रम कांड के बाद पति समाज इतना खौफ में है कि अपनी बीवी की शादी उनके प्रेमियों से ही करा रहे हैं। इश्क की कचहरी लगते देखी है कभी? नहीं देखी तो ये देखी। कचहरी में इश्क को अंजाम तक पहुंचाने की ये कहानी यूपी के फर्रुखाबाद की है। दुल्हन के हाथों में फूलों की माला है और प्रेमी भी शर्माते शर्माते ही सही अपनी खुशी छिपाते हुए जयमाला पहना रखे हैं। लो, आज से मेरी बीवी तुम्हारी हुई। हुआ यूं कि वैष्णवी की शादी भंवर सिंह से 2 साल पहले हुई थी। शादी तो हो गई, लेकिन वैष्णवी का इश्क कोई और था। अब वैष्णवी ना तो ससुराल जाती ना पति से मिलती। थक हार कर पति ने पत्नी को आजाद करने का फैसला किया और बीवी को उसके प्रेमी के हवाले कर दिया। क्या वजह बनी है जो आपको शादी दूसरी करनी पड़ी? होगी कुछ वजह। चेहरे की मुस्कान बता रही है मैडम प्रेमी से मिलकर बहुत खुश है, लेकिन इसके पीछे खौफ का फैक्टर है। पति को मेरठ जैसे अंजाम का डर था। नीला ड्रम तो जैसे उसकी रातों की नींद हराम कर चुका था। लिहाजा पति ने प्रेमी के हवाले कर अनचाहे रिश्ते से खुद को आजाद करने में ही भलाई समझी। यूं ही नहीं कहते कि शादी के बाद लड़का बीवी का हो जाता है। यूपी के झांसी से एक ऐसी हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई जब थाने में बाराती और घराती लड़ रहे थे और दूल्हा दुल्हन अपनी मस्ती की दुनिया में यहाँ पर थाके लगा रहे थे। इश्क किया तो डरना क्या, लड़ता रहे जमाना। इस कपल ने भी कुछ इसी अंदाज में दुनिया को बता दिया कि जिसे दिल दिया है जिंदगी भी उसी के साथ गुजारेंगे, फिर चाहे फेरे थाने में क्यों ना लेने पड़े। झांसी के चिरगांव इलाके में रहने वाले इस कपल ने अपने अफेयर को 7 जन्मों के रिश्तों में बदला तो क्या घर वाले क्या परिवार वाले सब खिलाफ हो गए। ना कोर्ट मैरिज को मानने को तैयार, ना दुल्हा दुल्हन को अपनाने को तैयार। फिर क्या, हारे का सहारा पुलिस है। मामला थाने पहुंचा तो बालिग कपल को पुलिस ने एक होने की तैयारी शुरू कर दी। पुलिस थाना बारात घर बन गया। बाराती और जनाती भी पुलिस वाले। थाने में ही मंडप और हवन कुंड बना और कानून के सिपाहियों ने 2 मोहब्बत करने वालों को मिला दिया। 7 फेरे के बाद दूल्हा दुल्हन हैप्पी नजर आए। अब बारी घर वालों की थी। ना चाहते हुए भी उन्हें इस रिश्ते को अपनाना पड़ा। आज तक आपने सुना होगा कि शादी में रसगुल्ला कम होने से फूफा जी नाराज हो गए हैं, लेकिन यूपी के बिजनौर में बासी रसगुल्ला देने पर नेताजी ही आग बबूला हो गए और रेस्टोरेंट की शिकायत बड़े अधिकारियों से कर डाली। क्योंकि यहाँ नेताजी अपने साथियों के साथ मीठा खाने पहुंचे थे और रेस्टोरेंट को रसगुल्ले का ऑर्डर दिया। रेस्टोरेंट ने टेबल पर रसगुल्ले परोसे, लेकिन जैसे ही नेताजी ने रसगुल्ला मुंह में डाला तो रसगुल्ले मीठे की जगह खट्टे और बदबूदार निकले।
बीजेपी नेता को परोसे गए बदबूदार रसगुल्ले से सियासी गलियारों में भूचाल आ गया। नेताजी रेस्टोरेंट मालिक पर आग बबूला हो गए। दरअसल बीजेपी के एक नेता अपने काफिले के साथ यहां पहुंचे थे। जैसे ही रसगुल्ला खाना शुरू किया तो हंगामा शुरू हो गया। और ये पुराना बना हुआ। जिसके बाद नेताजी ने सीधे एसडीएम को कॉल घुमा दिया और रेस्टोरेंट की शिकायत कर डाली। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि रेस्टोरेंट में मिलावटी मिठाइयां और बासी खाना परोसा जा रहा है। बिहार में मौसम का मिजाज बदल चुका है। दरभंगा, मधुबनी समेत कई जिलों में सुबह से ही जोरदार बारिश हो रही है। तेज हवाओं के साथ कड़क रही बिजली की वजह से लोग यहाँ दहशत में हैं। ये तस्वीर बिहार के सहरसा से आई। यहाँ आसमानी बिजली गिरने से एक पेड़ में आग लग गई। लोग इधर उधर भागने लगे। पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। देख लो भाई, आज हमारे गांव में करका गिरा है तार पे और आग लग गया है। देख सकते हैं आप लोग। सहरसा, दरभंगा, मधुबनी और अररिया जिले के कुछ इलाकों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश हो रही है। अचानक बदले इस मौसम के मिजाज से लोग परेशान हैं। कुछ ऐसी तस्वीर कई और जिलों से सामने आई जहां झमाझम बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। लोगों का कहना है कि गर्मी से थोड़ी राहत तो जरूर मिली, लेकिन आसमानी बिजली और तेज हवाओं की वजह से भारी नुकसान हुआ। हरियाणा के अंबाला से हैरान करने वाली एक खबर सामने आई है, जहां पर एक भैंस को ढूंढने के लिए 250 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। चोर को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई। ये वही भैंस है जिसे ढूंढने के लिए हरियाणा पुलिस दिन रात एक कर चुकी है। थाने की पुलिस भैंस चोर को पकड़ने के लिए इलाके के सभी फुटेज खंगाल चुकी है, जिसके बाद हरियाणा पुलिस ने यूपी से आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक भैंस चोर ने स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी का इस्तेमाल किया, जिसे सीसीटीवी फुटेज में देखा गया, जिसके बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। बाद में पता चला आरोपी हरियाणा के रास्ते यूपी फरार हो गया, जिसे दबोच लिया गया है। यूपी के सहारनपुर से भैंस को बरामद कर लिया गया है। साथ ही आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसने चोरी की बात कबूल ली है और भैंस चोरी की पूरी कहानी बयां कर चुका है। पुलिस की जांच में पता चला है कि चोर गिरोह महंगी गाड़ी में चोरी करने आते थे। ये चोर सोने चांदी या नकदी के चोर नहीं थे, बल्कि महंगी नस्ल की भैंस चुराते थे, खासकर मुर्रा नस्ल की महंगी भैंस।